बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सेशन जो है वो हेल्थ इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस पे है। और वेलकम एवरीवन। और ये जरा ज़हन में रखिएगा कि क्योंककि आपसे हेल्थ इकोनॉमिक्स हमने नहीं बनाना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्थ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसी पे ही अपना आज का शुरू करते हैं। माइक्रो हेलो। तो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। ओके ओके ओके। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी, टाइम नहीं है, मुझे बताया गया 40 मिनट्स का सेशन है, तो क्विकली शुरू करते हैं। मैं आप सबके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। आप सब मोस्टली आप में से डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल में या मैनेजमेंट की पोस्ट पे हैं या कहीं। कभी आपके सामने अगर इस तरह का सिलसिला आया हो कि आपके सामने चॉइसेस हों कि जैन साहब, जैन मंसूर कह रही हैं, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आपको भी नहीं आ रही? उनके पास मसला है, मेरे पास मसला है? मुझे आ रही है। सर आप अच्छा अच्छा। कंटिन्यू रखें। ओके जी। कभी आपके सामने ये सवाल आया हो कि आपके पास फॉर इंस्टेंस 1 लाख रुपया हो, आप हॉस्पिटल में हो और आपके सामने दो तीन चीजें हों। एक तो आपने मेडिसिन लेनी हो, दूसरा आपने उस महीने के लिए किसी डॉक्टर को अपॉइंट करना हो, तीसरा आपने वॉशरूम बनाना हो हॉस्पिटल में, चौथा आपने कुछ एक वैक्सीन खरीदनी हो। तो आप क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए जरा सोच लीजिए। भले आप जवाब नहीं दीजिए। while you are thinking, ये प्रेजेंटेशन, ये जो टॉक होगी हमारी थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मैं मेरे पास क्योंकि लिस्ट है पार्टिसिपेंट्स की, तो मैं किसी को भी पॉइंट आउट करके उनसे सवाल कर सकता हूँ। इसलिए आप सब से गुजारिश है कि अपने पास ट्रेवल के लिए कागज पेन आपके पास हो, ताकि मैं सवाल करूं तो आपसे पूछा जा सके। कम बैक अगेन। अभी आपको मैंने 4 चॉइसेस दिए। वैक्सीन हो गया, हॉस्पिटल में वॉशरूम हो गया, आपने डॉक्टर लेना है या आपने मेडिसिन लेनी है। इस तरह की जो चॉइसेस आपके पास होती हैं वो अक्सर आपको सामने आती रहती हैं, और आपने उनमें से ऑप्ट करना होता है, एक को ऑप्ट करना होता है। और यही हमारी हेल्थ इकोनॉमिक्स है। इट्स नॉट लाइक आपने हॉस्पिटल से पैसे किस तरह बचाने हैं। हमारी हेल्थ इकोनॉमिक्स इस पे नहीं चलती, हेल्थ फाइनेंस इस पे नहीं चलता कि आपने पैसे किस तरह बचाने हैं। आपने कैसे पैसों का मोस्ट एफिशिएंट यूज करना है, कम रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। तो ये हमारा बेसिक जो वो है, जो क्वेश्चन है, ये आपके जहन में रहे। मैं रिपीट करूंगा दोबारा से। इस लेक्चर के एंड पे, इस टॉक के एंड पे, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग हेल्थ इकोनॉमिस्ट बन जाएं। लेकिन अगर आप कभी हेल्थ इकोनॉमिस्ट के साथ बात करें या अपने हॉस्पिटल में बैठे हो, तो आपको कुछ बुनियादी कंसेप्ट जो है वो लाजमी पता हो कि हेल्थ इकोनॉमिक्स के क्या कंसेप्ट हैं और हम इनको किस तरह देखा करते हैं। अब जी, हेल्थ इकोनॉमिक्स, 3 चीजें आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। नंबर वन, और मतलब आप बिल्कुल इसको नरेट करेंगे। नंबर वन, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड ओवर, सारी दुनिया के। अगर आप में से किसी का इत्तेफाक हुआ हो यूके में, यूएस में, आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो नंबर वन, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। नंबर टू, आपके पास नीड्स जो है बहुत ज्यादा है। और नंबर थ्री, आपने इन दोनों को बैलेंस करके एक चॉइस करनी है। ये हमारी हेल्थ इकोनॉमिक्स है। तो कभी भी आपको मतलब यू कम अक्रॉस द क्वेश्चन कि व्हाट इज हेल्थ इकोनॉमिक्स, तो आप ये 3 चीजें रखिएगा। रिसोर्सेज आपके जो कि लिमिटेड होते हैं हमेशा, डिमांड आपकी या नीड्स आपकी जो कि बहुत ज्यादा होती हैं। नंबर थ्री, इन दोनों में आपने चूज करना होता है ना। हमें क्यों ये काम क्यों करने पड़ रहे हैं? हम ये जो अभी आजकल अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये हम क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान में आबादी हमारी जितनी है और जितना हेल्थ के लिए एलोकेटेड बजट है, या इस तरह से शुरू कर लीजिए कि पाकिस्तान के पास जितना बजट है और इसकी जितनी पॉपुलेशन है, एक तो वही बहुत डिस्पैरिटी पे पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत कम हमारी अर्निंग है।
फिर उसमें से हेल्थ के लिए जो परसेंटेज है वो इंतहाई कम है। तो जब तक आप अपने थोड़े से रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप काबू नहीं पा सकते प्रॉब्लम्स पे। हाँ, वो आपके आउट ऑफ पॉकेट जा रहे हो, हाँ वो गवर्नमेंट के पैसे के जा रहे हो। इसलिए इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इंतहाई जरूरी हो जाता है कि आप हेल्थ इकोनॉमिक्स को पढ़ें और इसको समझें। इसीलिए हम इस पे बात करते हैं। हमारे पास बजट जो है वो इंतहाई कम होता है। हमारी नीड्स आप देख लिए, आप अपने जहाँ जहाँ जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, आप देखिए आपके पास डॉक्टर्स की कमी होगी, आपके पास मेडिसिन की कमी होगी, आपके पास आईसीयू बेड्स की कमी होगी, आपके पास जनरल बेड्स की कमी होगी। हमारे किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 2-3 लोग होते हैं। यानी बेड का मतलब जो अगर नॉन डॉक्टर्स हैं, वो समझिए अगर बेड नंबर 2 है तो होता तो वो बेड नंबर 2 ही है, लेकिन उसके साथ 3 बेड्स लगे होते हैं, एक चारपाई लगी होती है, एक स्ट्रेचर लगा होता है। तो ये 3 बेड्स हमारे हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में आपने इन सबको किसी को आप इनकार भी नहीं कर सकते और आपने इसको मैनेज भी करना होता है। तो इसीलिए हमें इसको चाहिए होता है। अ, आप में से कोई यूके में किसी ने पढ़ा हो, कोई उसके सिस्टम में रहा हो? आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी हो कोई। तमाम पार्टिसिपेंट आपके को अगर ना कोई म्यूट डाल रिश्तेदार रहे हो देगा। और आपने, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओके। तो अब बस फिर आप सोचते रहिए और जरा अपने पास स्टेबल करते रहिए। आपके रिश्तेदार होंगे कोई ना कोई, आप खुद भी बाहर रहे होंगे, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत ज्यादा वो गिला करते हैं कि मेरा एक ऐसे था और मुझे उसका टाइम जो मिला 20 डेज के बाद मिला, या मतलब मेरा फुटबॉल में पाँव दुख गया और मुझे जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली 3 दिन के बाद मिली, जब तक कि डॉक्टर मतलब सूजन जो है वो खत्म भी हो चुकी थी। हमारे पास ऐसा नहीं है। मैं एक प्रोजेक्ट था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है उसके साथ ही मैंने शुरू किया था, बट वो मेटलाइज नहीं हो सका। और उसने महज एक पॉइंट पे कि यूएस में पेशेंट्स के लिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, हालांकि यूएस में लोग अपने पैसे भरते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू होता है, लेकिन समझिए अपने पैसे भरते हैं, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। और क्यों ना उनके लिए टेली मेडिसिन शुरू की जाए, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स वो यूएस के लोगों को डील करें। उसमें कुछ एक इश्यूज भी थे जो आपको पता होगा कि वहां पे आप जब तक आपने ईसीएफएमजी से आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने ये वो बनाया था कि एटलीस्ट इतने के लिए कि वो अपना स्फिगोमैनोमीटर से अपना ब्लड प्रेशर देखकर एटलीस्ट वो बता सके कि ब्लड प्रेशर कितना है, आया मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आया कैरोटिड मसाज किस तरह होता है, फिजियोथेरेपी के रिलेटेड। यानी इतना उसमें इशू था कि हमारा सेकंड स्टेज पे गया था, हम ज्यादा सीरियस नहीं थे, वरना वो अगली स्टेज पे भी चला जाता। इतना ज्यादा इशू है वेटिंग टाइम का। यूके लाइकवाइज किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, बल्कि मैं ये कहूंगा जितनी जल्दी पाकिस्तान में आपको डॉक्टर की अप्रोचेबल है डॉक्टर, किस दुनिया में कहीं भी आपके पास इतनी जल्दी अप्रोच नहीं होता। तो वजह क्या है इस बात की? वजह यह है कि वो डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने ज्यादा डॉक्टर्स ले नहीं सकते वहां पे, और उनको अपने रिसोर्सेज में उनको एफिशिएंटली चलाना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है। तो वो करते क्या है? करते वो ये है कि इमरजेंसी किसी को भी डिक्लाइन नहीं होगी। फिर इमरजेंसी की उन्होंने ट्रियाज जिसे कहते हैं, ट्रियाज वो रखे हुए हैं 3 किस्म के। उसमें जो ट्रियाज में टॉप पे है वो किसी को डिक्लाइन नहीं होगा, सेकंड और थर्ड वाले को भी प्रायोरिटाइज किया गया। इसके अलावा जिस तरह ये सूजन होगी, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, ये कॉस्मेटिक चीजें हो गई, ये सब उन्होंने बाद में रखी है, या डेंटिस्ट्री होगी, ये उन्होंने बाद में रख लिया, इवन पेन तक की चीजें उन्होंने बाद के लिए रखी। तो ये अपने रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन था। अभी आप ये नहीं सोचिए कि हमेशा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस सबको बेनिफिट करती है, नहीं, कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट इससे ये है कि आपके अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसमें आप सबको टैप कर सके, सबको टच कर सके। मैं थोड़ा ये क्विकली गो थ्रू करूंगा क्योंकि कुछ एक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये शुरू की चीजें जो है आप समझिए, वार्म अप अभी हो रहा है। तो ये मैंने पहले तो मैं स्टैब्लिश कर रहा हूँ अपना केस कि हेल्थ इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। एक तो ये होता क्या है, नीड्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आपने इनमें चॉइस करनी है। आप किसी भी लेवल पर बैठे हो ये आपको करना पड़ता है, आपके अपने घर में भी करना पड़ता है और इसी तरह हेल्थ में भी करना पड़ता है अगर कोई हेल्थ में काम कर रहा है। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये हेल्थ इकोनॉमिक्स है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैं वो इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। आई होप वो इस्टेब्लिश हो गया और मतलब आप लोग सब सेम लोग हैं, आप लोगों को मालूम है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझने की जरूरी है।
और आपने ये सुनी भी होंगे, लेकिन अच्छा थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं। नंबर वन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमेशा रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, हाँ वो अमेरिका हो, हाँ वो यूके हो। आपको मालूम है यूके सारे का सारा गवर्नमेंट लेड और गवर्नमेंट सपोर्टेड वो है, हेल्थ का सिस्टम है। बट मैं उस पर लेकिन उधर भी रिसोर्सेज वो नहीं पूरे, मैंने उस सिस्टम में काम किया हुआ है, नहीं पूरे कर सकते। तो सबसे पहले रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, आप सब लोग अपने पास स्क्रिबल कीजिए, लिखिए, और मैं साथ साथ में रिपीट करता हूँ, बताता जाता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि आपने जो लिखा है वो हमारे में कितने मुताबिक है। नंबर वन, मनी, सबसे ज्यादा उसी जरूरत है। नंबर टू, रिसोर्सेज में क्या आता है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी। नंबर थ्री, आपके पास नर्सेस की अवेलेबिलिटी। नंबर फोर, आपके पास हॉस्पिटल बेड्स, यानी जितना हॉस्पिटल होगा। नंबर फाइव, एम्बुलेंसेज आपको टू एंड फ्रो मोशन के लिए। नंबर सिक्स, मेडिसिन। नंबर सेवन, वैक्सीन। ये सारी चीजें और इस तरह की सारी चीजें, आपके बेड के लिनन वगैरह हो गया, आईपीसी प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें के लिए जो भी है, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया ना, एक तरफ रिसोर्सेज है, दूसरी तरफ नीड्स है, और तीसरा चॉइसेस है। चॉइसेस आपकी क्या होती हैं, आपने चॉइस क्या करना है, आपने देख ली, अपने रिसोर्सेज अपने लिख लिए। अभी आप जरा सोचिए कि आप अपने अ, जिले के डीएचक्यू हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, और आपके पास एमआरआई मशीन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास डॉक्टर्स इमरजेंसी रूम में पूरे नहीं है, उसके साथ साथ आपके पास सर्जरी के डॉक्टर्स नहीं है, सर्जन नहीं है, और उसके साथ साथ आपके पास बेड्स की किल्लत है। आप मुझे बताइए, आप इन चीजों में से किस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे? 10 सेकेंड्स के लिए सोच लीजिए। ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि अगर पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर्स लेंगे। सी फैसल बट साहब, उन्होंने डॉक्टर्स लिखा हुआ है। ये डिपेंड करता है, एट टाइम्स इस तरह होता है कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं, अहमदपुर शर्किया में रह रहे हैं, जहाँ पे रेसिंग कार्स और वो आती हैं, और वहां पे इंजरीज होती हैं, शायद आपको उस जगह पे सिटी स्कैन को प्रायोरिटाइज करना पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपके सेम असेसमेंट के ऊपर होता है कि आपको क्या चीज चाहिए। पीपीटी टू डिस्प्ले, आई एम सॉरी, ये मैं अभी रिसेंटली गया था मलेशिया। डॉक्टर साहब आप भी सुन लीजिए, तो बल्कि आपसे जो लास्ट टाइम बात हो रही थी, मैं मलेशिया में ही था, और उधर बहुत बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। उन्होंने डिस्करेज किया था कि आप कोशिश कीजिए पीपीटी को ना ही बीच में वो करिए, और उसकी वजह ये थी, जिन्होंने पीपीटी का लिखा है उनसे मैं मुखातिब हूँ, कि थोड़ा सा ये फरसूदा इस तरह हो गया कि लोग पीपीटी के अंदर खो जाते हैं, तो वो जो स्पीकर होता है उसको नहीं सुन सकते। दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, आप मतलब चैट जीपीटी पे किसी भी चीज पे आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे मौजूदगी का सबब ये है कि आप और हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से सवाल पूछें, और तो ये उसका एक वो था। तो अपॉलॉजीज, पीपीटी नहीं है, लेकिन कुछ एक मेरे पास वो है, पिक्चर्स हैं जो मैं डिस्प्ले करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो नंबर वन रिसोर्सेज, नंबर टू जो चॉइस है वो आपने करनी होगी। इसी तरह हॉस्पिटल में आप बैठते हैं, आप कहते हैं मैंने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रायोरिटाइज करने हैं, मैंने वैक्सीन प्रायोरिटाइज करनी है। एट टाइम्स आपको एजुकेट करना सबसे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। आपको हेल्थ एजुकेटर्स चाहिए जो कम्युनिटी में जाके उनको बताएं कि आप पानी बॉयल करके पिए। आपकी तरफ से हमारे पास बहुत ज्यादा लोग डायरिया के साथ आ रहे हैं, यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको, ओके थैंक यू, मैं आपको इसकी पीपीटी बना के फिर भिजवा भी दूंगा। तो हम कंसेप्ट से बात कर रहे हैं। नंबर वन स्कार्सिटी, नंबर टू चॉइस, नंबर थ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स, आप जरा सोचिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके 10 सेकेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस चीज को कहते हैं कि मेरी आज एक मीटिंग थी, और डॉक्टर से मेरी बात भी हुई डीजी के साथ, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई 11 बजे, और कमिटमेंट थी कि आपके साथ मैंने टॉक करनी है। मुझे बताइए इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में डीजी की खफगी है, जो उसने मुझे कहा कि मैंने तो मीटिंग ही आपके लिए बुलाई है, मैं तो बड़ा इन्हिसार कर रहा था आप पे, मैं तो सारा तकिया आप पे था, आप आएंगे तब ये मीटिंग शुरू होगी। तो ये 3-4 बातें मतलब जो मुझे हर्ट करने के लिए थी, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, कि एट द एक्सपेंस ऑफ टॉकिंग टू यू आई सेक्रीफाइस दैट थिंग। आपको ये डेली बेसिस पे चीजें करनी पड़ती हैं।
अभी देखिए, आप लोगों में से कई सारे क्लिनिशियंस होंगे, उनके पेशेंट बाहर बैठे होंगे, बट यू प्रायोरिटाइज दिस थिंग। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो मरीज के साथ आपका इंटरेक्शन, हाँ वो मरीज की सेहत हो, हाँ आपके पैसे हो, आपका अपना लेजर हो सकता है, अपने फैमिली के साथ हो सकता है, कई लोगों की छुट्टी हो, आपने उन सब चीजों को सेक्रीफाइस करके मेरे पास आप बैठे हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका वो सेक्रीफाइस है। तो हॉस्पिटल में आप जब, जिन्होंने भी कहा डॉक्टर्स हम लेंगे, एमआरआई नहीं लेंगे, हम हॉस्पिटल बेड्स नहीं लेंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एट द एक्सपेंस ऑफ योर एमआरआई, योर हॉस्पिटल बेड्स, योर नर्सेस, यू प्रायोरिटाइज डॉक्टर्स। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये वैसे मतलब समझाने के लिए, कभी वो कॉस्ट ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन होती लाजमी है। तो आपको पता हो कि आप कुछ भी करें, आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आपने उसको बैलेंस करना होता है कि आप उसमें कहीं खो ना जाएं। देन देखिए, 3 स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नंबर 4, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड बहुत आप सुनते रहे हैं, आप एक रफ ज़हन में रख लीजिए। सप्लाई हमेशा कम होगी, डिमांड हमेशा ज्यादा होगी। आप ये सिर्फ मेटाफिजिकल वर्ल्ड में ऐसा होगा कि आपकी डिमांड और आपकी वो बराबर होंगी। इस माया दुनिया में आपकी हमेशा, ये जनरल रूल रख लीजिए, आपकी डिमांड ज्यादा होंगी और आपकी जो सप्लाई होगी वो कम होगी, अनलेस आप बुजुर्ग हैं, मेटाफिजिकल दुनिया में आप चले गए हैं, ये आपके पास रहेगा। अब लोगों को जो है वो हेल्थ केयर चाहिए, ये उनकी डिमांड है और बढ़ती जाती है, और क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए। सप्लाई आप खुद देख लीजिए, आपके पास कितने हॉस्पिटल हैं, कितने आपके पास डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं। तो ये सप्लाई डिमांड का चक्कर हमेशा चलता रहता है, और ये आपको हमेशा पेश आएगा। ये बात मैंने की क्यों, और इसका हेल्थ इकोनॉमिक्स के साथ क्या 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 रिलेशन है? ये 2 चीजें आपको हमेशा बैलेंस करनी होती हैं, और आप जब भी ये बैलेंस करते हैं तो आप एक किसी ना किसी लेवल के हेल्थ इकोनॉमिस्ट होते हैं आप। ठीक, मैं कुछ काम मैंने हेल्थ इकोनॉमी में किए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और अभी मैं फील कर रहा हूँ, जिन्होंने भी पीपीटी का कहा, एटलीस्ट मतलब मुझे ये जो मेरे पास वो है, मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं जो आपके साथ मैंने करने, एटलीस्ट ये मुझे डिस्प्ले कर देने चाहिए ताकि आपके पास लेकिन मुझे बताया गया कि रिकॉर्डिंग होती है, तो आप काइंडली रिकॉर्डिंग पे भरोसा कीजिए, काफी सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। तो ये 3 चीजें, स्कार्सिटी हो गया, नीड्स हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, और सप्लाई डिमांड हो गया। अब एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आप आ, एक मशीन के अंदर जितना इनपुट डालते हैं वो कितना आउटपुट निकालती है। तो अगर जितना आप इनपुट डालते हैं उतना ही आउटपुट निकालती है, तो ये मशीन 100% एफिशिएंट है। ठीक है, जो कि कभी भी नहीं हो सकता उसके साथ। सर ये हार्ट आप अपने लिए दे रहे हैं नदीम साहब, या मेरे लिए दे रहे हैं? ऑफ कोर्स मेरे लिए दे रहे होंगे। ये मजे की बात है, आप बोल नहीं सकते तो मैं अपनी तरफ इसको ले लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो ये 100% कोई भी मशीन कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन 100% एफिशिएंसी इसको कहते हैं। तो आप समझिए कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट आए। यानी कि आप अगर मेडिसिन दे रहे हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन है, और आप डायरिया के लिए दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सारे के सारे पेशेंट मेरे सिप्रोफ्लॉक्सिन से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो आपको रिसोर्सेज की एफिशिएंसी भी चाहिए होती है। कभी कभी इस तरह होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबकी तवज्जो इसके लिए चाहता हूँ, काइंडली इसको बहुत गौर से सुनिएगा। एक डिजीज है, दैट्स कॉल्ड नाइग्लेरिया फौलेरी। नाइग्लेरिया फौलेरी, उर्फ आम में इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा, आपको पता है ये? अगर जिसको नहीं पता तो वो सुन ले कि गुड, नायाब साहब को पता है। ये कराची में हर दूसरे तीसरे साल हमारे पास विजिट करने आता है ये अमीबा। 2-3 पेशेंट्स को मार डाल के फिर चले जाते, फिर 2-3 साल के नहीं होता। डेंजरस डिजीज है, लीथल डिजीज है, मारती है बंदे को। आप मुझे बताइए कि मुझे नेग्लेरिया फोलेरी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे मलेरिया पे, या डायरिया पे, या कॉलरा पे इन्वेस्ट करना चाहिए? आप अपने पास स्क्रिबल करके लिख लीजिए। अच्छा, अगर कोई किसी ने ये लिखा है कि नाइग्लेरिया फोलेरी पे मुझे करना चाहिए, तो उसकी रीजन ये होगी कि लीथल डिजीज है अकॉर्डिंग टू द नीड। जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अगर किसी ने नाइग्लेरिया फोलेरी लिखा हुआ है तो उन्होंने मोर कॉमन डिजीज इज वेरी गुड। तो जिले हुमा साहिबा, मतलब कमिंग फ्रॉम यू मेक्स परफेक्ट सेंस। तो ये जिले हुमा साहब ने जो लिखा है मोर कॉमन डिजीजेस, वो इसलिए कि पब्लिक हेल्थ में हम पब्लिक का सोचते हैं, इंडिविजुअल का नहीं सोचते। नाइग्लेरिया फोलेरी होता है इंडिविजुअल को, फैसल साहब,
वो इंडिविजुअल को होता है। पूरे साल में 25 करोड़ की आबादी में 3 बंदे मरते हैं, 3 बंदे। लेकिन दूसरी तरफ कॉमन डायरिया से पूरे साल में शायद हजारों, लाखों नहीं तो हजारों लोग मरते होंगे। तो मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस तरफ होनी चाहिए कि मैं पब्लिक हेल्थ का बंदा हूं। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेल्थ इकोनॉमिक्स इज वेदर यू विल हैव टू फोकस ऑन नाइजीरिया फुलेरी और कॉलरा। आप समझ रहे हैं? थैंक यू फैसल साहब फॉर एग्रीइंग विद दिस। बट इस बात को समझिए, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी एग्जांपल्स आपने खुद पैदा करनी होंगी, क्योंकि आपको डे इन एंड डे आउट आपको ये यू विल हैव टू फेस दिस, और आपने उसमें से फैसले करने होंगे। ठीक है? तो ये एफिशिएंसी की एक्विटी, व्हाट इज एक्विटी? मैं आपको सेंड रिक्वेस्ट, आई हैव टू शेयर द स्लाइड, तो डू आई नीड टू पुट ऑन रिक्वेस्ट share slide, share setting. So sorry, remove from toolbar. Can I, डॉक्टर साहब, मैं अगर चैट में ये प्रेजेंटेशन शेयर कर लूं तो would you be able to display? जी सर, ठीक है। ओके 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 ओके। तो कहाँ लिखूं? आप तब तक सोच लीजिए, ये 3-4 टर्म्स हैं। सॉरी, तो मैं बिल्कुल मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, और उसका मुझे इतना नुकसान होता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं इंतहाई ऑर्गेनाइज बनूंगा, लेकिन मैं नहीं बन पाता हूँ। और मालूम नहीं मैं क्यों नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। एनवायरमेंटल हेल्थ इकोनॉमिक्स है तो अभी क्यों नहीं आ रहे? It's just PPT. ये डॉक्टर साहब, ये अगर काइंडली चैट में अभी आ गया चैट में? अच्छा, जब आप काइंडली अगर इसको डिस्प्ले कर सकती हैं, मैं आपके पास कंट्रोल है और मैं साथ साथ में करता हूँ। एक्विटी, एक्विटी किसी ने सुना है? आप चीजें आपने अभी तक होगा तो आपने 2 चीजों का सुना होगा, 4 चीजों का नहीं सुना होगा। मैं आपको नंबर 2 इज एक्विटी। डॉक्टर सारा, आप शेयर कर पा रही हैं? डॉक्टर सारा, आप शेयर कर पा रहे हैं? जी सर, ट्राई कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? ये आ रही ओके है, आ ओके रही है। ओके ओके, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके। तो मैं साथ में बताता भी जाता हूँ पीछे से। आप देख, इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है? जिस तरह जाहिर है इसके नाम से ही कि सबको इक्वल चीजें मिले। ठीक है? यहाँ पे मैं अगर ऑडियंस में से किसी से भी बात नहीं करूं तो ये क्या है? ये इक्वालिटी है। ठीक हो गया? जस्ट फॉर एन एग्जांपल। एक्विटी क्या है? एक्विटी ये है कि मुझे डॉक्टर जिले हुमा से और डॉक्टर सायरा से बात करना पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर सायरा इज हियर टू हेल्प अस ऑल, और ये आपकी भी हेल्प कर रही है। वो अनेबल टू डिस्प्ले, और वो कोशिश कर रही है कि वो डिस्प्ले कर सके। बिल्कुल सही है। लेकिन मैडम जिलेहुमा, आप जरा सुनिए और इस पे मतलब थोड़ी बहस करते हैं। तो एक्विटी ये है कि मैं सबको तो छोड़ दूं, किसी की बात नहीं सुन, लेकिन डॉक्टर सायरा को ये इजाजत हो कि वो मुझसे बात भी करें और हम उनसे पूछें और वो हमारी हेल्प करें। तो ये एक्विटी है। एक तीसरी चीज होती है रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी ये होता है कि मैं चाहता हूं कि यार ये मेरा स्टेज है, मैं क्यों डॉक्टर सायरा को छोड़ूं हीरो बनने के लिए? इधर मैं हीरो हूं, ये सब मुझे सुनेंगे, मुझे पावर में होना चाहिए। डॉक्टर जिलेहुमा ठीक है होंगी, लेकिन इस टाइम तो वो ऑडियंस में से हैं। डॉक्टर सायरा ठीक है, वो तो अपना टाइम ले लेती है, ये मेरा टाइम है, मैं टाइम नहीं दूंगा। रियलिटी असल में ये होता है। और के माइक्रोफोन्स खोल दें और आप सबको ये एहसास हो कि हम टॉप वाले को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स है हमारे पास। और अच्छा, म्यूट हो गया था, मैंने अनम्यूट कर दिया दोबारा। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, क्योंकि वो टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं आगे चलता जाता हूँ। और बल्कि पहले मैं वो इकोनॉमिक इवेल्युएशन के कंसेप्ट पे आता हूँ। अभी आपको मालूम पड़ गया ये डॉक्टर सारा, बल्कि चैट में है सबके पास, अगर सभी चैट में देख लें तो वो 5 तस्वीरें हैं, उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्विटी, इक्वालिटी, रियलिटी और उसका डिफरेंस क्या है। आई होप डॉक्टर सारा विल अप्रूव ऑफ इट, कि वो आप सब देख सकें।
अब मैं आता हूँ इकोनॉमिक एवेल्युएशन पे। इकोनॉमिक एवेल्युएशन ये है कि हम अपनी चीजें इवेल्युएट किस तरह करते हैं। और याद रखिए इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने क्वाली का नाम सुना हुआ है? क्वाली, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपने नहीं सुना हुआ तो आप हेल्थ इकोनॉमिक्स के किसी बंदे से कभी भी मत मिले, कभी उनसे बात नहीं करें, ठीक है। आप मतलब ये उसकी बिल्कुल बेसिक्स हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप सारे सारे के सारी टॉक को भी भूल जाएं, ये 4 चीजें आप लाजमी याद रखिए। 5 चीजें बल्कि। पहले पहले उसकी डेफिनेशन कि हेल्थ इकोनॉमिक्स है क्या चीज, और दूसरे नंबर पे अ, ये 4 चीजें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अभी आप देखिए सबसे पहले इक्वेलिटी। तीनों एक एक डब्बे पे खड़े हैं और उसकी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मैडम नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट जो है दैट इज रियलिटी। रियलिटी ये होता है कि जो मालदार है उसने वो बाकी 2 डब्बे भी रख लिए हैं अपने पास, और वो तीनों डब्बों पे खड़ा होके सबसे ज्यादा अच्छा उसको नजर आ रहा है, ठीक है। और जो बाकी एक है उसको नजर ही नहीं आ रहा। और ये देखिए ये जो गरीब बेचारा है, इसका तो बेड़ा करके इसको तो बांधा हुआ है कि तुम किसी सूरत ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हो, भले ऊपर चढ़ना भी चाहो तो नीचे बंधे हुए हो। तीसरा कीजिएगा मैडम प्लीज। तो ये हो गया रियलिटी। पहला था इक्वेलिटी, ये हो गया रियलिटी। एक्विटी देखिए, जो बड़ा था जिसके पास एक डब्बा था, जो कि डब्बे के ऊपर बहुत अच्छे से देख रहा था, उसने थोड़ा गुजारा किया और बच्चे को एक डब्बा अपना दे दिया ताकि तीनों एक लेवल पे उसको देख सकें। अभी फोर्थ कीजिएगा, सबसे अच्छी चीज क्या है? लिबरेशन। कि आप डब्बों का सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि ये सब के सब लोग एक जैसा मैच देख सकें। ठीक हो गया। तो हेल्थ आखिरी पेज पे आ जाइए, वो सबकी एक वो है, और ये आपकी चैट में भी है। ये तस्वीर अपने पास हमेशा संभाल के रखिए, बहुत ज्यादा कारामद तस्वीर है जब भी आप इस तरह के टॉपिक पे कभी जाइए। तो ये 4 चीजें थी। सबसे आइडियल तो लिबरेशन है, बट वो होता नहीं है। तो हम ज्यादातर एक्विटी पे जाते हैं कि गांव में आप ज्यादा मेडिसिन दीजिए, शहर में तो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं और बाकी जगह भी जा सकते हैं। टाइम बहुत कम है और ये 4 कॉन्सेप्ट्स मैं लाजमी इस पे आना चाहूंगा। नंबर 1, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। नंबर 2, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। नंबर 3, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। नंबर 4, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने बहुत काम किया हुआ है। आप लोग भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को पल्ले से बांध दीजिए और आप ये करते रहिए, ठीक है। डॉक्टर सारा, हमारा 5 मिनट्स और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, यही वाला वो कि नहीं, 6 मिनट्स रह गए, अगर 11 मिनट्स तक जा सके। आप मीनवाइल देख लीजिए, एक रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि 6 मिनट्स के अंदर ही इसको कंक्लूड करूं। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन इफेक्टिवनेस, देखिए यू विल कम अक्रॉस सच ए सिनेरियो। जब 2 मेडिसिन होंगी, एक फाइजर कंपनी की है और एक शीदा टल्ली कंपनी की है, ठीक है, आपकी लोकल कंपनी की है, लेकिन शीदा टल्ली जो है वो अपना काम सही कर रहा है, उसने अपने इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही रखे हुए हैं, वो एंटीबायोटिक बिल्कुल सही काम कर रही है वो 5 रुपए की बनिस्बत फाइजर वाली जो है वो 250 रुपए की है। आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? अगर आप लोगों ने कहा है कि शीदा टल्ली कंपनी की आप प्रायोरिटाइज करेंगे, तो व्हाट यू आर डूइंग इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, ठीक है, कि दोनों इक्वली इफेक्टिव है या मतलब शीतली थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, लेकिन आपने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। ओके। नंबर 2, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस चीज पे देखी जाती है कि कॉस्ट हमारी इफेक्टिव है कि नहीं है? अब जरा सोचिए 5 सेकंड के लिए, किस चीज पे होगी? गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा। नंबर 1, लाइफ सेव्ड, ठीक है। नंबर 2, देखिए दुनिया में 2 चीजें, एक अपनी जान है और एक मेरे पास पैसा है, माल दौलत है, ठीक है। तो मेरी जान बची है कि नहीं बची, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे, ठीक है। पैसे किस फॉर्म में होते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। नंबर 3, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आप किस तरह दे रहे हो, ठीक है। यानी आप जो इंटरवेंशन कर रहे हो उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। थोड़ी इन तीनों से मैं ग्लॉस ओवर कर गया क्योंकि एक फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट, सॉरी, पहले इस पे थोड़ा बात कर लेता हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या दे रहे हो आप? जरा सोचिए सब, आपके पास 2 किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं। कैंसर का पेशेंट है, 2 किस्म के आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं। एक किस्म की जो ट्रीटमेंट है वो आपको 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देती है, लेकिन उसमें आपने दिन में 2 मरतबा इंजेक्शन लगाने होंगे और आपको थोड़ा थोड़ा पेन भी बर्दाश्त करना होगा हर दिन,
और आपको हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगाने होंगे, घर में रिएक्शन करता है। ये एक सिनेरियो है। कैंसर का पेशेंट है, दिन में 2 बार आपको इंजेक्शन लगाने होंगे और तो पेन फिर भी थोड़ा थोड़ा होगा और आपको इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 इयर्स तक हो जाएगी। ये एक सिनेरियो हो गया। अब एक और सिनेरियो है, उसमें आपके पास वही वाला पेशेंट है, इंजेक्शन नहीं है, गोलियां हैं, जो हफ्ते में 1 बार गोली खाता है, पूरा हफ्ता उसको पेन नहीं होगा, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 साल है टोटल उसकी। आप मुझे बताइए, इन योर सेम माइंड आप क्या क्या ऑप्ट इन करेंगे? गुड, 3 इयर्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन आप फिर कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस जब कर रहे होते हैं, आप यही देखते हैं कि आपके लिए 5 इयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वाले साहब होंगे, तो मैं तो चाहूंगा कि वो 15 साल जिंदा रहें, उनके पेन के साथ मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मेरे लिए वो जिंदा रहें। ठीक है। लेकिन अगर मैं एज अ डॉक्टर, एज अ सेन पर्सन, एज नॉन सेल्फिश पर्सन सोचूंगा, तो मैं कहूंगा यार उस बंदे भी तकलीफ जो गुजर रही है, 3 साल तो कम से कम ठीक गुजार ले। ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप ये देखते हैं कि आप जो कॉस्ट लगा रहे हैं, इसका बेनिफिट कितना है। ठीक है। अभी हमने जो स्टडी की थी, जो मैं आपसे बता रहा था कि मैं स्टडी दिखाऊंगा, बट टाइम ही नहीं रहा, वो हमने IDSR प्रिवेंशन का एक वो है, डिजीज सर्वेलेंस एंड रिस्पांस, उस पे हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की और हमें ये पता चला एनालिसिस करके कि every single patient, every 1 pound invested, every single pound invested, every single Great Britain pound invested saves 55 Great Britain pounds, अगर हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करें, प्रिवेंशन में इन्वेस्ट नहीं करें। अब मालूम है ना, स्टडीज वगैरह ठीक है, बायसेस होते हैं, बट ये स्टडीज गप नहीं होती। भले $55, 55 पाउंड ना हो, 20 पाउंड भी हो, कहाँ 1 पाउंड, कहाँ 20 पाउंड। ठीक है। ये आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें आप देखते क्या है, उसमें आप देख रहे होते हैं कि जो वो मैं आपके साथ कर नहीं सका, मैं आपके साथ डिटेल में उसके पीछे उसके उसके साथ जाता हूं, कि जो आप लाइफ सेव करते हैं, जो आप वर्क प्रोडक्टिविटी सेव करते हैं, जो आप लीव की कॉस्ट सेव करते हैं, जो आपकी सैलरी की सेविंग होती है, जो आप उसके फ्यूनरल पे लगाते हैं, जो आप उसकी मेडिसिन पे लगाते हैं, ये सारी चीजें आप कलेक्ट करेंगे ना, और आप देखेंगे कि उसको बीमारी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और मेंटल ट्रॉमा और पूरी फैमिली डिस्टर्ब, ठीक है ना, इन सब चीजों को आप जब एनालाइज करते हैं, तो आप कहते हैं कि नो, आई शुड इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो ये आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और उसमें जो आपको मैंने बताया, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसको लाजमी लाजमी याद रखिए। ये मैं आपको लिख दूंगा कि आप उसको फिर देख सकें। आखिर में जो 1 मिनट रह गया, 4 चीजें हैं जहां से आपके पास हेल्थ में पैसे आते हैं। नंबर 1 आपके अपनी जेब से, नंबर 2 गवर्नमेंट की तरफ से, नंबर 3 डोनर्स की तरफ से, और नंबर 4 इंश्योरेंस की तरफ से। तो डॉक्टर सायरा ने और इनकी टीम ने बहुत इंटेलिजेंटली ये हेल्थ इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस को एक साथ रखा हुआ है, क्योंकि हेल्थ इकोनॉमिक्स जो अभी हमारा टॉपिक है, इसके फौरन बाद हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर डॉक्टर आमिर साहब आपके साथ लेक्चर देंगे, जो कि सीजन टेक वो है, सीनियर बंदे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, और वो आपके साथ इसके बाद लेक्चर देंगे। मेरे ख्याल में इसी मिनट में ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर सायरा, ऐसा ही है? ये एंड हो जाएगा? जी सर, ऐसे ही है। ओके। तो मेरे ख्याल में बस कुछ सेकंड्स रह गए हैं, मैं आपसे खुदाफिज कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में आप फिर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर सर, आप डॉक्टर आमिर को काइंडली कनेक्ट कर लीजिएगा।